बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं कैडेट्स में चैप्टर 47 की पार्ट 3 की वीडियो को। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बेसिकली हम लोग एंटी माइकोबैक्टीरियल ड्रग्स पढ़े थे। पहले दो पार्ट्स के अंदर हम लोगों ने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीट करना ड्रग स्टडी की है। अब ट्यूबरक्लोसिस के अलावा जो दूसरे माइकोबैक्टीरिया हैं उनको स्टडी करने लगे हैं, जिससे हम मिसाल के तौर पर माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी का जिक्र कर रहे हैं। इसके लिए जो ड्रग यूज करते हैं वो सल्फोन्स, ठीक है। उसमें एक नाम आ गया आपके पास डैप्सोन। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? वेरी सिमिलर टू द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन विच वी स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर। आपको याद होगा हम लोगों ने सल्फोनामाइड्स और ट्राइमेथोपियम पढ़ा था, जो कि सीक्वेंशियली फॉलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहे थे। तो ये जो डैप्सोन होता है ये भी बेसिकली फॉलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। समझ की बात। अलबत्ता डैप्सोन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस काफी जल्दी डेवलप हो जाती है, तो उसकी रेजिस्टेंस को अवॉइड करने के लिए हम लोग ऐसे कॉम्बिनेशन देते हैं जिसमें पेशेंट को इसके अलावा यानी डैप्सोन के अलावा रिफेम्पिन या फिर क्लोफेजामिन भी दे दें। आपको याद होगा जब हम लोग रिफेम्पिन पढ़ रहे थे पार्ट 2 की वीडियो में, तब हमने रिफेम्पिन के क्लिनिकल यूजेस में ये बात डिस्कस की थी कि लेप्रोसी के पेशेंट्स में कोई महीने के गैप से हम रिफेम्पिन दे देते हैं ताकि लेप्रोसी वाले ड्रग से रेजिस्टेंस डेवलप ना हो। तो अब हम वही देख रहे हैं कि डैप्सोन से रेजिस्टेंस को अवॉइड करने के लिए हम लोग इसको इन कॉम्बिनेशन विद रिफेम्पिन भी दे देते हैं। अच्छा जी, फार्माकोकाइनेटिक्स की बात की जाए तो फार्माकोकाइनेटिक्स में हम लोग आदमी को पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन। एब्जॉर्प्शन इसकी ओरली अच्छी हो रही है। डिस्ट्रीब्यूशन की देखी जाए तो पेनिट्रेट्स इन द टिश्यूज वेल। और मेटाबॉलिज्म की बात की जाए तो एंटेरोहेपेटिक की साइक्लिंग हो रही है, यानी कि लिवर के अंदर कुछ ना कुछ मेटाबोलाइज होगा। और एलिमिनेशन जो है उसकी यूरिन के थ्रू हो रही है। बहरहाल फार्माकोकाइनेटिक्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। टॉक्सिसिटी में बात की जाती है तो इरिटेशन, फीवर, स्किन रैश, जीआई प्रॉब्लम्स, इनके अलावा मेथ हीमोग्लोबिनीमिया कॉज कर रहा है और हिमोलिसिस होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी वाले पेशेंट्स के अंदर। यही वाला मसला आइसोनियाजिन में भी पढ़ा था हम लोगों ने, हिमोलिसिस इन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी पीपल। और यही वाला मसला के पास डैप्सोन की भी उसमें भी आ गया। सही है। इस डैप्सोन इसी का एक और फॉर्म है जिसकी फार्माकोकाइनेटिक्स डिफरेंट है। रेपोजिटरी उन्होंने लिखा हुआ है, यानी कि स्टोरेज होती है और वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा डैप्सोन बॉडी के अंदर रिलीज करता रहता है। तो ये काफी देर तक उसका इफेक्ट रहता है बॉडी के अंदर, कोई हफ्तों महीनों उसका इफेक्ट रहेगा। अच्छा, डैप्सोन का एक और यूज भी उन्होंने बताया है कि इट इज एन अल्टरनेटिव ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ न्यूमोसिस्टिस जोरावेकी इन एड्स पेशेंट। ठीक है, तो एड्स के पेशेंट के अंदर जो नमूनिया कॉज करने मतलब एक इंपॉर्टेंट कॉज होता है नमूनिया का, न्यूमोसिस्टिस जोरावेकी, उसको भी ट्रीट करता है डैप्सोन। अच्छा, याद करो डैप्सोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इनहिबिट फॉलिक एसिड सिंथेसिस। इसके अलावा कौन फॉलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करता था? सल्फोनामाइड्स और ट्राइमेथोपियम। तो उनका भी ये क्लिनिकल यूज हमने स्टडी किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये सल्फोनामाइड ट्राइमेथोपियम हो गए, ठीक है। यहाँ पे मैकेनिज्म हमने देखा था फॉलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट किया जा रहा था, और इसके भी क्लिनिकल यूज हमने स्टडी किया था। न्यूमोसिस्टिस निमोनिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं, ठीक है। तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर निमोसिस्टाइटिस निमोनिया इन एड्स पेशेंट आपके पास सल्फोनामाइड और ट्राइमेथोपियम हो जाएगा। और अगर ये काम नहीं करे तो आपको पता चल गया दूसरा डैप्सोन भी हो सकता है। ओके बात। अदर एजेंट्स की बात की जाए तो जहाँ वाली इसके साथ कुछ मतलब हम लोग डैप्सोन को कॉम्बिनेशंस में लेते हैं, जिसमें आमतौर पर रिफेब्यूटिन तो ऐड होती ही होती है। उसके अलावा क्लोफेजामिन भी बाज़ वक़्त ऐड हो सकती है। तो हमें पता ही चला क्लोफेजामिन वैसे तो एक डाई है, लेकिन इट कैन ऑल्सो एक्ट एज एन एंटीबायोटिक टू ट्रीट माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी। सही की बात। और इसकी जो साइड इफेक्ट्स हैं उसके अंदर ये है कि चूंकि वो डाई है तो स्किन की डिस्कलरेशन हो जाती है, रेड ब्राउन से लेकर तकरीबन काली भी हो जाती है स्किन। उसके अलावा वही गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस वगैरह वगैरह आसान सी बातें हैं। अच्छा, अब हम लोगों ने माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी के ड्रग्स पढ़ लिया। उससे पहले हम लोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को भी स्टडी कर चुके थे। अब इसके अलावा जो दूसरे माइकोबैक्टीरियम हैं उसको उन्होंने नॉन ट्यूबरकुलोस माइकोबैक्टीरियम भी कहा हुआ है, अदर्स भी कह सकते हैं, एटिपिकल माइकोबैक्टीरियम भी कह सकते हैं, जिसमें माइकोबैक्टीरियम एवियम आ जाता है, माइकोबैक्टीरियम मैरिनम वगैरह आ जाते हैं। अच्छा, माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स ये भी खासतौर पे एड्स के पेशेंट में ज़्यादा इफेक्ट कर रहा होता है। इसको ट्रीट करने के लिए हम लोग एक कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं ऑफ मैक्रोलाइड विद इथैम्बुटोल। ठीक है, इसका एक यहाँ पे एमसीक्यू आया हुआ है। यहाँ पे उन्होंने ये बताया हुआ है माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स से बंदा इफेक्ट हुआ है, CD4 काउंट बहुत कम था उसका, एड्स का पेशेंट था। तो इसको कैसे ट्रीट करेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ एजिथ्रोमाइसिन एंड इथैम्बुटोल। सही की बात। तो आप कोई भी मैक्रोलाइड और इथैम्बुटोल का जो कॉम्बिनेशन है उसको यूज कर लेते हैं। आगे भी उन्होंने बताया एजिथ्रोमाइसिन को हम रिफेब्यूटिन के साथ भी मिला के दे सकते हैं। ओके के बाद ये तो माइकोबैक्टीरियम एवियम को पढ़ लिया। बाकी जो है माइकोबैक्टीरियम अल्सरेंस, माइकोबैक्टीरियम मैरिनम, इसके लिए वो कह रहे हैं कोई भी एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स जो है जैसे कि इथैम्बुटोल, आइसोनियाजिड, रिफेम्पिन, ब्ला ब्ला दे सकते हैं। या इवन जो ये तो एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स थे ना, एंटी ट्यूबरकुलोसिस के ड्रग्स के अलावा दूसरे जो एंटीबायोटिक्स हैं मैक्रोलाइड, टेट्रासाइक्लिन, जिसके अगेंस्ट भी मतलब जो भी इफेक्टिव होगा हम उसकी ससेप्टेबिलिटी देख लेंगे, जो भी इफेक्टिव होगा वो वाला ड्रग हम लोग दे देंगे। तो थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।